हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। बात चल रही थी क्लोनिंग की। क्लोनिंग डिफाइंड एन अननेचुरल प्रोसेस टू प्रोड्यूस क्लोन। विच टाइप ऑफ अननेचुरल प्रोसेस? इट्स एन asexual reproduction in higher organism in which sex cells are not involved to produce an individual. That individual will be called clone. What is clone? Clone is genetically identical copy. प्रोसेस क्या है ये हमने आपको बताया था। कई सारे मैमल्स के क्लोन डेवलप कर लिए गए और जब ह्यूमन क्लोन को डेवलप करने की बात आती है तो इससे रिलेटेड रिसर्च वर्क भी होने लगते हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज ने ह्यूमन क्लोन से रिलेटेड रिसर्च वर्क को एक लॉ बना करके रोक दिया, क्योंकि इससे कई सारे मोरल, एथिकल, लीगल क्वेश्चन रेज हो जाते हैं कि आखिर ह्यूमन की जरूरत क्या है, जबकि पहले से ही ढेर सारे भरे हुए हैं। तो और कुछ कंट्रीज ने इसको मोरल ग्राउंड पर रिसर्च इसका बंद कर रखा है। जैसे इंडिया में कोई लॉ नहीं है इसको रोकने के लिए, लेकिन मोरल ग्राउंड पर इससे रिलेटेड कोई रिसर्च वर्क नहीं हो रहा। अब बात आ जाती है कि ऑर्गन क्लोनिंग कराई जाए, और ऑर्गन क्लोनिंग के लिए जिस सेल की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज कॉल्ड स्टेम सेल। What is stem cell? Stem cell defined as an undifferentiated cell that can be developed into differentiated organ। इस डेफिनेशन को हम एक एग्जांपल से समझ लें कि हमारे पास ये एक छोटा सा बच्चा है, एज अप्रोक्सीमेटली 6 इयर्स, और हमारे पास ये एक एडल्ट है, एज अप्रोक्सीमेटली 28 इयर्स। अब इस 28 इयर्स के एक यूथ को हम अगर ये कहें कि बेटा आप हमारे अकॉर्डिंगली काम करो, जैसा हम चाहें वैसा आप करो, तो क्या ये ऐसा कर सकता है? इज इट पॉसिबल? क्योंकि ये मैच्योर है, समझ सकता है व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। तो हमारे कहने से पहले ये उस पर कंसीडर करेगा कि जो करने को कहा जा रहा है वो सही है या गलत है। अगर सही होगा तो करेगा, गलत है तो नहीं करेगा। यानी हम इसको अपने अकॉर्डिंगली मोल्ड नहीं कर सकते। तो एडल्ट कैन नॉट बी मोल्ड। according to us, but this child it's a immature personality, इसको पता नहीं है क्या सही है क्या गलत है, और इसको हम जो एनवायरमेंट देंगे उसी के अकॉर्डिंगली ये अपने आप को डेवलप कर लेगा। तो इट कैन बी मोल्ड। according to us,
हम इसको जैसा चाहें वैसा बना लें। हम इसको आईएएस बनाना चाहें तो आईएएस बन सकता है, टेररिस्ट बनाना चाहें टेररिस्ट बन सकता है, बिजनेस बनाना चाहें बिजनेसमैन बन सकता है, आप आर्किटेक्ट बनाना चाहें आर्किटेक्ट बन सकता है। तो हम इसको कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो स्टेम सेल जस्ट लाइक ए न्यूली बॉर्न बेबी, उसको आप जैसा चाहें वैसा बना लीजिए। इसी तरह से स्टेम सेल है एन अनडिफरेंशिएटेड मींस कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड, कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अनदर सेल्स, और इफ डिफरेंशिएट, recognize and then separated from another cells and can be developed into required organ. Differentiated organs means required organ, जिस organ की हमें जरूरत है उस organ में हम इसको differentiate कर लें। तो stem cell can be defined an undifferentiated cell that can be developed into required organ or differentiated organ. अब इसको ऑब्टेन कहां से किया जाता है? स्टेम सेल obtained from embryo, bone marrow and from placenta. Stem cell that is obtained from embryo will be called embryonic stem cell. Stem cell that is obtained from placenta will be called placental stem cell. Stem cell obtained from bone marrow will be called hemopoietic stem cell. अब इसको एक बात समझ लीजिए इसे आप कि स्टेम सेल से ऑर्गन डेवलप करके जब बॉडी में ट्रांसप्लांट किया जाएगा तो इससे हमारी बॉडी को क्या एडवांटेज होगा, क्या मेरिट है इसके। जनरली क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, दिस इम्यून सिस्टम इज ऑफ टू टाइप्स। वन इज genetic and second is acquired, and this immune system defends the body from either microorganism or any foreign body. किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फॉरेन बॉडी से हमारी बॉडी को डिफेंस करती है, यानी हमें उस चीज से डिफेंस करती है जो चीज हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी डिफेंस द बॉडी फ्रॉम हार्मफुल थिंग्स। दिस हार्मफुल थिंग्स में बी आइदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फॉरेन बॉडी, और इस फॉरेन बॉडी में आपका ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन भी हो सकता है।
जब किसी भी बॉडी में ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया जाता है तो हमारी बॉडी ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन का विरोध करती है। इम्यून सिस्टम प्रोटेस्ट ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन, इसलिए ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन की कोई बहुत ज्यादा एज नहीं होती है। सपोज किसी पर्सन की एज 35 ईयर्स है और इस 35 ईयर्स की एज में उसकी किडनी डैमेज हो जाती है। अब उसको किडनी की रिक्वायरमेंट है। इसकी जो एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, सपोज 65 ईयर्स, इसको 65 ईयर्स तक जिंदा रहना था, लेकिन 35 ईयर्स की एज में इसकी किडनी डैमेज हो गई। अब अगर हम इस 35 ईयर्स की एज में इसको किडनी ट्रांसप्लांट करा के और अब ये उम्मीद करें कि ये बची हुई 30 ईयर्स की एज को कंप्लीट कर लेगा, ऐसा नहीं होगा। अभी भी इसको टाइम से पहले मरना है। क्यों? क्योंकि ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन को इम्यून सिस्टम अपोज करता है, उसको ज्यादा समय तक सरवाइव नहीं करने देगा, इनएक्टिव कर देगा उसको। इसलिए ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन की एज ज्यादा नहीं होती है। दूसरी प्रॉब्लम कि अंडर द ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट 1994, बिजनेस ऑफ ह्यूमन ऑर्गन मीन्स खरीदना और बेचना, इट्स ए पनिशेबल ऑफेंस। बाइंग और सेलिंग ह्यूमन ऑर्गन is punishable offense। आप इसको खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते। इसके अलावा डोनेट कर सकते हैं। अब डोनेट किन के बीच कर सकते हैं? इसके लिए दो रिलेशन, वन इज ब्लड रिलेशन एंड सेकेंड इमोशनल रिलेशन। ब्लड रिलेशन क्या है? रियल ब्रदर्स, रियल सिस्टर्स, real brothers and sisters, parents, ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स में दादा दादी एंड नाना नानी बोथ। आफ्टर द अमेंडमेंट इन 2013 में ऐड किया गया है इसको। इमोशनल रिलेशंस में
हस्बैंड वाइफ, फ्रेंड्स। इसके अलावा किन्हीं और रिलेशन के बीच में ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन नहीं हो सकता। हम इंडिया में जो ऑर्गन की रिक्वायरमेंट है, इनकी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। अगर हम एक एग्जांपल लेकर के देखें तो एवरी ईयर अप्रॉक्सीमेटली 2 lakhs kidney required for transplantation. But available only 3%, approximately means 6,000 किडनी इज अवेलेबल। डिमांड ज्यादा है, 2 लाख की है, सप्लाई 3% यानी ओनली 6,000 किडनीज आर अवेलेबल फॉर ट्रांसप्लांटेशन। देयर इज ए लॉन्ग गैप इन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। तो किडनी की कीमत बढ़ जाती है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स। और जिसका हम बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, उसका कोई मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं होता। अगर जरूरत है तो आप लाखों की भी खरीद सकते हैं, जरूरत नहीं है तो 50 रुपए में ही किडनी नहीं खरीदेंगे आप। तो ये एक इलीगल बिजनेस डेवलप हो गया। तब इसको रोकने के लिए 1994 में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट पास किया गया कि इन रिलेशन के बीच में ही आप ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन करा सकते हैं। ब्लड रिलेशन में हमने आपको बता दिया, इमोशनल रिलेशन में आपको बता दिया। और यहां पर डोनर क्या होगा, डोनर को भी कैटेगराइज किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट, डोनर्स आर ऑफ 2 types. One is living donor. Living donor means a person that can give his or her acceptance to donate organ. Donor that can give her or his acceptance to donate organ. जो अपनी एक्सेप्टेंस को दे सके। जैसे मैं चाहूं तो अपनी किडनी डोनेट करूं, लंग्स डोनेट करूं, लीवर डोनेट करूं, कॉर्निया डोनेट करूं, तो मैं अपने एक्सेप्टेंस दे रहा हूं टू डोनेट माई ऑर्गन। सेकेंड इज कैडेवर डोनर, मीन्स डोनर दैट कैन नॉट give her or his acceptance to donate organ. क्यों नहीं दे सकता? Because he or she is not able to in this condition to give her or his acceptance. वो इस कंडीशन में ही नहीं है कि वो अपनी एक्सेप्टेंस को दे सके। लाइक
कि वो कोमा में है, नहीं दे सकता एक्सेप्टेंस, और डॉक्टर ये डिक्लेयर कर दें कि इसकी डेथ निश्चित है, अब इसको सर्वाइव नहीं करा सकते, तो उसका कोई नियरेस्ट रिलेटिव, सपोज हस्बैंड है, वाइफ है, मदर है, फादर है, सन है, डॉटर है, इनमें से कोई भी अपनी एक्सेप्टेंस दे दे कि हमारा तो चला गया, अब इसके कोई ऑर्गन अगर ट्रांसप्लांट हो सकते हैं तो कर दीजिए। दिस इज दैट विल बी कॉल्ड कैडावर डोनर। वो अपनी एक्सेप्टेंस को नहीं दे सकता क्योंकि वो उस कंडीशन में नहीं है। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि हमारे पास ऑर्गन ही अवेलेबल नहीं है उतने जितनी हमकी रिक्वायरमेंट है, और दूसरा हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है लॉन्ग पीरियड तक। तब इन प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए स्टेम सेल थेरेपी अपनाई गई, और स्टेम सेल से जो ऑर्गन डेवलप होगा उसको हमारी बॉडी एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि हमारी बॉडी की ही सेल से उसको डेवलप किया गया है। जैसे एक एग्जांपल हम आपको बता दें, थोड़ा फनी एग्जांपल है, कि कोई मूवी अगर आपने देखी हो, ओल्ड मूवी, जिसमें एक विडो मदर अपने 2 बेटों को मेला घुमाने लेके जाती है, छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, और मेले की भीड़ में दोनों बच्चे गुम हो जाते हैं। लेकिन मेले में जाने से पहले वो विडो मदर उनके यहां शोल्डर पर टैटू बनवा देती है, और मेले में दोनों बच्चे गुम हो जाते हैं। बड़ी लापरवाह मां है वो, बच्चों को मेले में घुमा देती है, और बच्चे वो आपस में भी बिछड़ जाते हैं, मां से भी बिछड़ जाते हैं। फिर वो बच्चे मिलते हैं 20 साल के बाद, जब तक मां तो निकल लेती है, लेकिन वो दोनों में से एक बनता है पुलिस इंस्पेक्टर, एक बनता है डाकू। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, दोनों में लड़ाई होती है, हाथापाई होती है, और इस हाथापाई में उनकी ये कपड़े फट जाते हैं और ये टैटू दिखाई दे जाता है। तब उनको याद आता है कि ये टैटू तो हमारी मां ने 20 साल पहले कुंभ के मेले में हम भाइयों के बनवाया था। इट मीन्स हम मेले में बिछड़े हुए भाई हैं। तब क्या वो दोनों एक दूसरे को मारते हैं? नहीं, एक दूसरे के गले लग जाते हैं, वो तीसरे को मारते हैं जो दोनों का कॉमन दुश्मन होता है। तो ठीक इसी तरह से कि स्टेम सेल से डेवलप होने वाले ऑर्गन को हमारी बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि वो हमारी ही सेल से डेवलप हुआ है, और फिर वो एक लंबे समय तक सर्वाइव करेगा। तो स्टेम सेल से डेवलप होने वाले ऑर्गन की इसलिए भी रिसर्च करने की आवश्यकता पड़ गई थी कि ये हमारी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी। अब ये स्टेम सेल हम लिए कहां से हैं? There is a 3 places to obtain the stem cell. One is embryo, second is bone marrow, and third is placenta. अब ये एम्ब्रियो क्या है? When sperm transfers its genetic material to egg, this process is called fertilization and forms a single cell stage that is called zygote. Life starts from single cell stage, zygote, और इसी में माइटोटिक सेल डिवीजन होता है और एक स्टेज आती है एम्ब्रियो, और इसी एम्ब्रियो में एक इसकी सब स्टेज है ब्लास्टोसिस्ट। In this blastocyst stage, cell divides and forms organized group of cells called tissue, and tissue develops into organ, and this process in which cell develops into organ by cell division, this is called organogenesis, means organ formation. And this blastocyst stage, इस सेल को आइडेंटिफाई किया जाता है, और आइडेंटिफाई करके इसे आइसोलेट कर लेते हैं। आइसोलेट करके इसको हम किसी भी ऑर्गन में डेवलप करा सकते हैं।
and cell that is obtained from the zygote will be, obtained from the embryo will be called embryonic stem cell that can be developed into any differentiated or required organ. After that, that organ can be transplanted into required body, and body will be survive for a long period. Immune system will accept it. लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम हो जाती है कि जिस एम्ब्रियो से हमने इसको आइसोलेट कर किया गया है, उस एम्ब्रियो को अगर हम एक चाइल्ड में डेवलप कराने के लिए छोड़ दें तो इसमें कोई ना कोई ऑर्गन कम हो जाएगा, क्योंकि उस सेल से कोई ऑर्गन तो डेवलप होना था, वो ऑर्गन डेवलप नहीं होगा। तो चाइल्ड विल बी फिजिकली डिसेबल्ड, और कोई पेरेंट ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा डिसेबल्ड पैदा हो, इसलिए इसे डिस्ट्रॉय कराया जाएगा। लेकिन एम्ब्रियो को डिस्ट्रॉय कराना इट्स ए इलीगल एंड इमोरल, नॉन एथिकल, ऐसा हम करा भी नहीं सकते। लेकिन एक केस में हम करा सकते हैं, वो ये कि सपोज ये एक कपल है, हस्बैंड एंड वाइफ, इनके पास केवल एक ही बच्चा है। दिस कपल हैव ओनली वन चाइल्ड, एज अप्रॉक्सीमेटली 15 ईयर्स, और इस 15 ईयर्स की एज में अगर इसकी किडनी डैमेज हो जाए या ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाए, तब इसको अगर ऑर्गन की आवश्यकता है तो क्या करेंगे? ये कपल फिर से प्रेगनेंसी कंसीव करेंगे, एम्ब्रियो को डेवलप करेंगे और उस एम्ब्रियो से स्टेम सेल को आइसोलेट कराकर इस बच्चे में ट्रांसप्लांट करा लेंगे, बच्चा सर्वाइव कर जाएगा, और फिर इस एम्ब्रियो को डिस्ट्रॉय कर देंगे। क्योंकि इस एम्ब्रियो को इन्होंने जो प्रेगनेंसी कंसीव की थी, वो प्रेगनेंसी का मोटिव ही था कि हमें इससे स्टेम सेल को आइसोलेट करा करके इस बच्चे को सर्वाइव कराना है। This type of cloning is called therapeutic cloning. ये इलीगल नहीं है, ये इमोरल नहीं है, ये नॉन एथिकल नहीं है। रिसर्च वर्क यही हो रहे हैं। सेकंड, स्टेम सेल कैन बी आइसोलेट फ्रॉम बोन मैरो, और बोन मैरो में हमने आपको बताया था आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन होता है। तो हम बोन मैरो में स्टेम सेल को ट्रांसप्लांट करा करके बोन मैरो को ही रीजनरेट करा लेते हैं, तो इससे ब्लड रिलेटेड डिसीजेस रिमूव हो जाती हैं। तो बाय द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ बोन मैरो फ्रॉम स्टेम सेल, ब्लड रिलेटेड disease can be removed. Like sickle cell anemia, hemophilia, these are blood related diseases, can be removed by the use of stem cell isolated from bone marrow. Third is placenta. What is placenta? हमने आपको बताया था this is ovary, fallopian tube, this is uterus, and 64 cell stage connect with mother's uterus through a tube like structure. This tube like structure is called placenta.
आफ्टर बर्थ प्लेसेंटा को काट करके फेंक दिया जाता है, बेकार हो जाता है ये। लेकिन अब इसको प्रिजर्व कर लिया गया, इसी प्लेसेंटा से स्टेम सेल को आइसोलेट किया जाता है। इसलिए इस प्लेसेंटा को मेडिकल साइंस में एक नाम दे दिया गया, लग्जरी पार्ट ऑफ द बॉडी। कभी ये बेकार था। अब इसी प्लेसेंटा को प्रिजर्व किया जाता है। इन स्टेम सेल बैंक। कभी फ्यूचर में पेरेंट्स को या बच्चों को किसी ऑर्गन की जरूरत होती है तो इसी प्लेसेंटा से स्टेम सेल को आइसोलेट करके उससे ऑर्गन डेवलप करा के ट्रांसप्लांट करा दिया जाएगा। इंडिया में इस तरह के स्टेम सेल बैंक डेवलप हो चुके हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद में, जयपुर में, पटना में इस तरह के स्टेम सेल बैंक डेवलप हो गए। जब इनकी शुरुआत हुई थी तो प्रिजर्व करने के लिए कीमत ज्यादा लिया करते थे, लेकिन अब थोड़ा सा सस्ता हो गया है कि कभी भी कोई भी टेक्नोलॉजी हमारी सोसाइटी में इंट्रोड्यूस की जाती है तो वो हमेशा अपर क्लास से ही इंट्रोड्यूस होती है, ये हमेशा ध्यान में रखिए। न्यू टेक्नोलॉजी ऑलवेज इंट्रोड्यूस इन द सोसाइटी फ्रॉम अपर क्लास। अपर क्लास से क्यों? क्योंकि जिस समय टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराती है दैट इज हाईली एक्सपेंसिव और इसको अपर क्लास ही अफोर्ड कर सकता है। लेकिन अपर क्लास एक छोटा सा ग्रुप है, वो बिजनेस को स्टार्ट तो करता है लेकिन रन नहीं करा सकता। और मैंने आपको टेक्नोलॉजी को बताया था कि टेक्नोलॉजी इज द कॉमर्शलाइजेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स। तब इस टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा सस्ता किया जाता है। फिर आती है ये मिडिल क्लास तक। और मिडिल क्लास एक बहुत बड़ा क्लास है, बिजनेस को रन कराता है। और फिर ये और भी सस्ती की जाती है, लाई जाती है लोअर क्लास तक। और लोअर क्लास तक आते आते ये बिजनेस और टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाती है। इस लोअर क्लास को इस टेक्नोलॉजी का कोई एडवांटेज नहीं मिलता। एडवांटेज किसको मिलता है? अपर क्लास और मिडिल क्लास को। लोअर क्लास तक आते आते टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाती है, फिर एक नई एडवांस टेक्नोलॉजी आती है जो फिर अपर क्लास से इंट्रोड्यूस हो रही है। एग्जाम्पल आपके सामने, मोबाइल फोन पहले केवल एक बात करने की डिवाइस थी, अपर क्लास के पास थी। इनकमिंग और आउटगोइंग का चार्ज बहुत ज्यादा था और आज फ्री है, बात कीजिए आप। अब जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग हैं उनके पास वही फोन है जो 1995 में था, केवल बात करने की डिवाइस। तो इसी तरह से टेक्नोलॉजी कोई भी हो अपर क्लास से इंट्रोड्यूस होती है। तो स्टेम सेल कैन बी डिफाइंड डिफरेंशिएट अनडिफरेंशिएटेड सेल दैट कैन बी डेवलप्ड इनटू डिफरेंशिएटेड ऑर्गन ऑब्टेन्ड फ्रॉम आइदर एम्ब्रियो, बोन मेरो और प्लेसेंटा। तो डायबिटीज, रेटिनल प्रॉब्लम, ब्लड रिलेटेड डिसीजेज कैन बी रिमूव्ड बाय द स्टेम सेल थेरेपी। और इंडिया में इसका बहुत बड़ा फ्यूचर है क्योंकि इंडिया में लगातार डिसीज बढ़ती चली जा रही है, डिसीज पेशेंट बढ़ते चले जा रहे हैं। तो स्टेम सेल क्या है, कहां से आइसोलेट की जाती है, क्या इसका एडवांटेज है हमारी बॉडी के लिए? क्लियर? एंड नाउ जेनेटिक इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग मीन्स मैनिपुलेशन। अगर आप मैकेनिकल पार्ट्स की मैनिपुलेशन करते इधर से उधर करते हैं तो इट इज कॉल्ड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। केमिकल्स की मैनिपुलेशन करते हैं, इट विल बी कॉल्ड केमिकल इंजीनियरिंग टू ऑब्टेन डिजायर्ड रिजल्ट। तो इंजीनियरिंग मीन्स
मैनिपुलेशन टू ऑब्टेन डिजायर्ड रिजल्ट। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? मैनिपुलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन्स टू ऑब्टेन डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म। Manipulation of desired genes in between same or different species or subspecies to obtain desired organism। That is most fitted to human society। ध्यान देना है, मैनिपुलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन्स, यानी जिस जीन को हम चाहें उस जीन को लेकर के जाएं, इन बिटवीन सेम और डिफरेंट स्पेसीज और सब स्पेसीज टू ऑब्टेन डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म। जैसा चाहें वैसा ऑर्गेनिज्म डेवलप कराएं हम। दिस इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। हमने आपको बताया था every living organism have genetic characters those come from parents or ancestors are genetic characters, and genetic characters are of two types: positive genetic characters or favorable genetic characters। means characters, genetic characters, those make an individual most favorable or most fit to environment are favorable genetic characters or positive genetic characters। Second, unfavorable genetic characters or negative genetic characters। means genetic characters those make an individual unfit for environment, also known as these unfavorable genetic characters, also known as genetic diseases। रिप्रोडक्शन और हाइब्रिडाइजेशन में दोनों तरह के ही जेनेटिक कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, लेकिन जेनेटिक कैरेक्टर में ओनली फेवरेबल जेनेटिक कैरेक्टर्स को ट्रांसफर कराया जाता है। डिजायर्ड जीन्स मींस ए जीन दैट कैरी ओनली पॉजिटिव जेनेटिक कैरेक्टर, नॉट नेगेटिव जेनेटिक कैरेक्टर। अब ये जीन क्या है, इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा जेनेटिक्स समझ लीजिए। Every living organism body is made up of small tiny particle chambers called cell, and every cell have nucleus in its center। और इसी न्यूक्लियस में क्रोमोसोम का बना हुआ पूरे का पूरा एक नेटवर्क होता है, क्रोमैटिन नेटवर्क कहलाएगा। और इन्हीं क्रोमोसोम्स में होते हैं डीएनए, और इसी डीएनए का पार्ट जीन कहलाएगा। क्रोमोसोम, डीएनए एंड जीन, all these are genetic material। What is genetic material? A material that carry genetic
characters will be called genetic material. Carry genetic characters. Chromosome is the largest unit of heredity. And the gene is the smallest unit of heredity. जीन केवल एक जेनेटिक कैरेक्टर को लेकर के जाएगा, क्रोमोसोम्स कई सारे जेनेटिक कैरेक्टर्स को लेकर के जाएंगे। अगर इसी को हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें, इट्स ए सिंगल सेल, और इसी सेल के सेंटर में न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में ये क्रोमोसोम्स का बना हुआ पूरे का पूरा एक नेटवर्क, क्रोमेटिन नेटवर्क कहलाएगा। हमने इस न्यूक्लियस को आइसोलेट किया और मैग्नीफाई किया। हम इस पूरी प्रोसेस में आइसोलेशन करते रहिए, मैग्निफिकेशन करते रहिए। इट्स आइसोलेटेड एंड मैग्निफाइड क्रोमोसोम ऑफ दिस सेल। आइसोलेटेड एंड मैग्नीफाइड न्यूक्लियस। जब हम न्यूक्लियस को आइसोलेट करेंगे तो क्रोमोसोम्स क्लियरली विजिबल हो जाएंगे और इनके पेयर्स भी आप देख सकते हैं। हमने आपको बताया था टाइप्स ऑफ सेल्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। वन इज सोमेटिक सेल एंड सेकंड इज रिप्रोडक्टिव सेल। सोमेटिक cells when number of chromosomes are complete and in pairs, but in reproductive cell number of chromosomes are just half and unpaired, and this is the somatic cell nucleus. Number of chromosomes complete and paired. हम complete numbers तो नहीं बना पा रहे हैं, आप इनको मान लीजिए कि इतने हैं, कुछ भी नंबर्स आप बना लिए, लेकिन 46 होते हैं हमारे सोमेटिक सेल में। पेयर्स 23 पेयर्स। अब इसी से एक पेयर को आप आइसोलेट कर लीजिए। It's a single pair of chromosomes. अब इसी को हमने एक क्रोमोसोम को मैग्नीफाई किया,
This is central part of a chromosome. It's a one arm, second arm, third arm, and this is fourth arm of a chromosome. This central part of a chromosome, round body part, is called centromere, and one arm is chromatid. And these are DNA strand. DNA molecule. अब इस डीएनए मॉलिक्यूल में जीन कहाँ है, इसके लिए हमने छोटा सा पार्ट इसका कट किया, सपोज दिस वन, इसको हमने कट किया और बाहर निकाल लिया, तो हमें इसमें दो स्ट्रैंड दिखाई देंगे। वन, ये वर्टिकल स्ट्रैंड है और इसी में ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रैंड होते हैं। इसी को हमने ट्विस्ट कर दिया तो ये ऐसा दिखाई देगा। इसको हटा दीजिए। इट्स ए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। अब इस डीएनए मॉलिक्यूल को केमिकल कंपोजिशन को देखें, केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। इसमें शुगर होती है। शुगर इज ए कार्बोहाइड्रेट। फॉस्फेट होता है एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन कॉल्ड नाइट्रोजिनस base. There are 4 types of nitrogenous bases in DNA molecule. One is adenine, second thymine, third guanine, and fourth cytosine. There are 4 nitrogenous bases present in DNA molecule. One is adenine, represented as
capital A. Second is thymine, represented as capital T. Third is guanine, represented as capital G. And fourth is cytosine, represented as capital C. According to Chargaff scientist, adenine always pairs with thymine and guanine always pairs with cytosine. Adenine always pairs with thymine with dicovalent bond, bicovalent bond, and guanine pairs with cytosine with triple covalent bond. These are four nitrogenous bases present in DNA molecule. इस DNA मॉलिक्यूल का ये जो वर्टिकल स्ट्रैंड है, दिस वर्टिकल स्ट्रैंड इज मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट, एंड दिस हॉरिजॉन्टल स्ट्रैंड मेड अप ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस. अब ये इसमें कहां अरेंज होते हैं, इनको देखने के लिए इसका छोटा सा पार्ट हमने फिर कट कर लिया और मैग्नीफाई किया. छोटा सा पार्ट आप कट कर लीजिए. ये जो ब्राउन डॉट्स हम दिखा रहे हैं, दीज ब्राउन डॉट रिप्रेजेंट शुगर. ये जो पर्पल सर्कल बना रहे हैं, दिस पर्पल सर्कल रिप्रेजेंट फॉस्फेट. अब इन्हीं से अटैच होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस. सपोज एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, साइटोसिन. सीक्वेंस आप ये वाला कोई भी बना लीजिएगा, जरूरी नहीं है जो हमने बनाया है, लेकिन पेयरिंग उसी अकॉर्डिंगली करिएगा. एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विद थाइमिन, गुआनिन पेयर्स विद साइटोसिन, साइटोसिन पेयर्स विद गुआनिन, थाइमिन पेयर्स विद एडेनिन एंड साइटोसिन पेयर्स विद गुआनिन. ये सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है. इसमें हाफ सीक्वेंस, half strand, comes from mother and half sequence comes from father. अब इसमें जीन कहां है कि ये पूरे का पूरा डीएनए मॉलिक्यूल है. अगर इसमें ये छोटा सा पार्ट जेनेटिक कैरेक्टर्स को स्टोर करे और उसे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट करे तो दिस विल बी कॉल्ड जीन. तो जीन की डेफिनेशन क्या है, इसको हम सिंपली बताते हैं. द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल
that can carry genetic character is gene. केमिकल कंपोजिशन में क्या है इसके? शुगर प्लस फॉस्फेट प्लस एटलीस्ट ए 1 पेयर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस. Generally, one gene carry one genetic character. Trait means genetic character. Generally, one gene carry only one genetic character to next generation. But sometimes one gene carry more than one genetic characters to next generation, and sometimes two or more than two genes carry only one genetic character to next generation. In first case, when one gene carry one genetic character to next generation, it's called one gene one trait. When one gene carry only one genetic character to next generation, and in second case, when one gene carry more than one genetic characters to next generation, then this gene will be called pleiotropic gene. Means a gene that carry more than one genetic characters to next generation. And in the case of third, when two or more than two genes carry only one genetic character, then a group of two or more than two genes will be called multiple genes. So what is multiple genes? A group of two or more than two genes, those carry only one genetic character to next generation. What is pleiotropic gene? A gene that carry more than one genetic character. And in first case, one gene one trait means a gene that carry only one genetic character to next generation. Generally, one gene carry only one genetic character to next generation, but sometimes remaining two may be possible. The sequence and the number of the nitrogenous base in a DNA molecule of an organism determines the genetic character of an individual. Means the genetic characters of an individual determined by number and sequence of nitrogenous bases in a DNA molecule. ध्यान रखा, नंबर एंड द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस इन ए डीएनए मॉलिक्यूल डिटरमाइंस द जेनेटिक कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल. अगर नंबर्स चेंज हो जाएं या सीक्वेंस चेंज हो जाए, जेनेटिक कैरेक्टर चेंज हो जाएगा. और ये जेनेटिक
सीक्वेंस कैसे चेंज होगा? Sequence can be changed by naturally or by any man-made like radioactive pollution, X-rays फॉर लॉन्ग पीरियड, ज्यादा समय तक हमारी बॉडी पर एक्सरेज डाली जाती रहे। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन जैसे कि 6 अगस्त एंड 9 अगस्त 1945 को जापान के दो शहर हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बम गिराए गए थे। वहां पर जेनेटिक मटेरियल चेंज हो गया लोगों का, और आज भी वहां पर डिसएबल्ड बच्चे पैदा होते हैं ड्यू टू द चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। एंड दिस चेंज इन जेनेटिक मटेरियल कैरी जनरेशन आफ्टर जनरेशन, लॉन्ग पीरियड तक चलता रहता है। इन नाइट्रोजनस बेसिस के सीक्वेंस को जान करके इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, और उसी ब्लूप्रिंट को डीएनए फिंगरप्रिंट कहते हैं। तो व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंट? DNA fingerprint is a blueprint of numbers and sequence of nitrogenous bases in a DNA molecule. Of an organism, of an individual. ये कभी दो इंडिविजुअल्स का सेम नहीं हो सकता। इट नेवर सिमिलर ऑफ टू इंडिविजुअल्स, except identical twins. और इसी डीएनए फिंगरप्रिंट का एप्लीकेशन हम डिफरेंट फील्ड्स में करते हैं। कौन कौन सी फील्ड है वो? टू डिटेक्ट जेनेटिक डिसीजेस, जेनेटिक डिसीज को डिटेक्ट करने में ध्यान रखना, ओनली जेनेटिक डिसीज, नॉट इन्फेक्शनस डिसीज, नॉट कॉन्टाजियस डिसीज। ओनली जेनेटिक डिसीज कैन बी डिटेक्टेड बाय द DNA fingerprint technology. To detect criminals of murder and rape cases,
मर्डर और रेप केसेस के क्रिमिनल को डिटेक्ट करने में। एंड टू नो द हिस्ट्री ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल की हेरार्ची को जानने में, जिसको हम कहते हैं वंशावली, उसकी हिस्ट्री को जानने में। एंड टू सॉल्व द डिस्प्यूट, पेरेंटल डिस्प्यूट केसेस, एंड टू सॉल्व आजकल ये बहुत चल रहा है, बच्चा किसका है, तेरा है कि मेरा है कि उसका है, इस तरह के केसेस को सॉल्व करने में। एंड दिस डीएनए फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय डॉक्टर एलेक जेफ्रे and in India this DNA fingerprint technology developed by Dr. Lal G Singh, former director of CCMB, Center for Cellular and Molecular Biology, हैदराबाद। डॉक्टर लालजी सिंह, आल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी, अब इनकी डेथ हो चुकी है। अब ये जीन पॉजिटिव जेनेटिक कैरेक्टर्स को भी लेकर के जा सकते हैं, नेगेटिव जेनेटिक कैरेक्टर को भी लेकर के जा सकते हैं। अब इस नेगेटिव जेनेटिक कैरेक्टर को लेकर के जाने वाले जीन को अगर हम आइसोलेट कर लें और इसको नेक्स्ट जनरेशन में जाने से रोक लें, तो नेक्स्ट जनरेशन में जेनेटिक डिसीज नहीं होगी। दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड जीन थेरेपी। थेरेपी मीन्स ए प्रोसेस टू रिमूव डिसीज। अब किससे करते हैं, उसी के बेस पर इसको नाम दे देते हैं। थेरेपी और ट्रीटमेंट मीन्स डिसीज रिमूविंग प्रोसेस। बाय एनी मेथड। अगर हम डिफरेंट केमिकल्स का यूज करके डिसीज को क्योर कर रहे हैं, दिस विल बी कॉल्ड कीमोथेरेपी। मीन्स व्हेन डिसीज रिमूव्ड बाय द यूज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स, इट विल बी कॉल्ड कीमोथेरेपी। अगर हम रेडिएशन के द्वारा डिसीज को रिमूव कर रहे हैं, रेडिएशन में स्पेशली गामा रेज, इट विल बी कॉल्ड रेडियोथेरेपी। मीन्स रिमूवल ऑफ डिसीज बाय द यूज ऑफ गामा रेज, इट विल बी कॉल्ड रेडियोथेरेपी। अगर हम डिफरेंट कलर्स का यूज करके डिसीज को क्योर कर रहे हैं, it will be called chromotherapy. Chromo means color.
मीन्स रिमूवल ऑफ डिसीजेज बाय द यूज ऑफ डिफरेंट कलर्स। अगर हम डिफरेंट स्मेल का यूज करके डिसीज को क्योर कर रहे हैं, इट विल बी कॉल्ड एरोमा थेरेपी। मीन्स रिमूवल ऑफ डिसीज बाय द यूज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्मेल्स। अगर हम मैग्नेट का यूज करके डिसीज को क्योर कर रहे हैं, इट विल बी कॉल्ड मैग्नेटोथेरेपी। अगर हम बॉडी के स्पेसिफिक पॉइंट को प्रेस करके डिसीज को रिमूव कर रहे हैं, बाय प्रेशर ऑन स्पेसिफिक पॉइंट्स, ऑफ बॉडी, इट विल बी कॉल्ड एक्यूप्रेशर। और अगर हम स्पेसिफिक पॉइंट्स पर पंचर करके डिसीज को क्योर कर रहे हैं, इट विल बी कॉल्ड एक्यूपंचर। और अगर हम डिफेक्टिव जीन को रिमूव करके डिसीज को क्योर कर रहे हैं, इट विल बी कॉल्ड जीन थेरेपी। बाय रिमूवल ऑफ डिफेक्टिव जीन। डिफेक्टिव जीन मीन्स ए जीन दैट कैरी नेगेटिव जेनेटिक कैरेक्टर, इट विल बी कॉल्ड जीन therapy. What is gene therapy? Gene therapy to use to remove the genetic diseases by the removal of defective gene. Suppose this one gene carrying negative genetic character. अब इसी नेगेटिव जेनेटिक कैरेक्टर को कैरी करने वाले जीन को हमने आइसोलेट कर लिया। अब इसी की जगह हमने कोई पॉजिटिव जेनेटिक कैरेक्टर वाले जीन को इंट्रोड्यूस करा दिया। अब ये पॉजिटिव जेनेटिक कैरेक्टर किसी डिफरेंट स्पीसीज का भी हो सकता है, सब स्पीसीज का भी हो सकता है। एंड दिस द मैनिपुलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन, जिसको हम चाहें टू ऑब्टेन डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म, इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। एक एग्जांपल लेके बताएं। कॉटन, cotton is a plant product obtained from a capsule of a plant. Capsule is a name of fruit. और उस कैप्सूल में सेलुलोज के फाइबर्स होते हैं और दिस सेलुलोज फाइबर्स कॉल्ड कॉटन फाइबर्स। इसमें एक डिसीज हो जाती है दैट इज कॉल्ड बॉल बॉर्म डिसीज। एक इंसेक्ट के कारण डिसीज होती है दैट इज कॉल्ड बॉल बॉर्म इंसेक्ट, और उसी से नाम पड़ गया बॉल बॉर्म डिसीज। अब उस डिसीज से सेलुलोज के जो फाइबर्स होते हैं, कॉटन फाइबर्स, बिल्टिंग हो जाती है उनकी, तो कॉटन प्रोडक्शन कम हो जाता है। साइंटिस्ट ने एक बैक्टीरिया में इस डिसीज के अगेंस्ट इम्यूनिटी को देखा और उस बैक्टीरिया का नाम था बैसिलस
thuringiensis. Bacillus thuringiensis is a bacterium that is immune against bollworm disease. And this bollworm disease related with cotton fiber. अब साइंटिस्ट ने इसके जीन को आइसोलेट किया, कॉटन में इंट्रोड्यूस करा दिया, तो जो कॉटन डेवलप हुई वो कहलाई बीटी कॉटन, बैसिलस थुरिंजिनेसिस कॉटन, नॉट बायोटेक्नोलॉजी कॉटन। तो बैसिलस थुरिंजिनेसिस कॉटन मीन्स ए कॉटन दैट हैव genetic characters of two different species. One is from cotton and second is bacteria. And this process will be called genetic engineering. Means manipulation of desired genes. जिसको हमने लेकर के जाना चाहा वही आया. Manipulation of desired genes in between two same or different, यहाँ different species के बीच हो रहा है, to obtain desired organism is genetic engineering. And this cotton developed by genetic engineering process hence called genetic engineered species और GE स्पीसीज। और इस पूरी की पूरी प्रोसेस में इस कॉटन का जो जेनेटिक मटेरियल है वो चेंज कर दिया गया, ओरिजिनल जेनेटिक मटेरियल नहीं है अब इसके पास। हेंस दिस बीटी कॉटन इज आल्सो नोन एज जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पीसीज और वैरायटी, जीएम स्पीसीज, या इसको जीएम ऑर्गेनिज्म भी कह देते हैं, जीएमओ। एंड दिस बीटी कॉटन इज bollworm डिसीज रेजिस्टेंस वैरायटी। तो दिस इज डिसीज रेजिस्टेंस स्पीसीज। और जब इसमें डिसीज नहीं होगी तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, हाई yielding variety। and technically known as transgenic variety। means ध्यान से सुनिएगा, व्हाट इज ट्रांसजेनिक वैरायटी। ट्रांसजेनिक वैरायटी इज ए वैरायटी ऑफ न्यू स्पीसीज डेवलप्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस, हैव जेनेटिक पॉजिटिव जेनेटिक कैरेक्टर्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज। डिफरेंट स्पीसीज के जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। तो व्हाट इज ट्रांसजेनिक वैरायटी और ट्रांसजेनिक स्पीसीज? ए स्पीसीज डेवलप्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग हैव जेनेटिक कैरेक्टर्स
पॉजिटिव जेनेटिक कैरेक्टर्स ऑफ टू डिफरेंट स्पेसीज और सब स्पेसीज। और इसी से एक रिलेटेड टर्म और भी है, दैट इज सिसजेनिक। वेराइटी। व्हाट इज सिसजेनिक वेराइटी? An individual prepared by genetic engineering have positive genetic characters of same species. This is the basic difference in between transgenic and cisgenic. Transgenic have genetic characters of different species, but cisgenic variety have same genetic characters of same species. But both have desired genetic characters prepared by genetic engineering. दोनों के ही जेनेटिक मटेरियल को हमने चेंज किया है। एंड ट्रांसजेनिक स्पीसीज, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था कि ये फर्टाइल होगी कि इनफर्टाइल होगी। तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था कि किसी भी इंडिविजुअल में जब टू डिफरेंट स्पीसीज या सब स्पीसीज के जेनेटिक कैरेक्टर्स होंगे तो द न्यू इंडिविजुअल विल बी इनफर्टाइल, मींस कैन नॉट रिप्रोड्यूस, उसकी स्पीसीज टर्मिनेट हो जाती है। इसलिए ट्रांसजेनिक स्पीसीज ऑल्सो नोज एज टर्मिनेटर स्पीसीज। मीन्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस, इनफर्टाइल होती है। बट सिसजेनिक स्पीसीज इज फर्टाइल। क्यों? क्योंकि इसमें सेम स्पीसीज के जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं। And this technology to produce an individual of by the combination of positive genetic characters of two different species or subspecies is called Walgard technology. इसी को नाम दे दिएगा वालगॉर्ड फर्स्ट, वालगॉर्ड सेकेंड, वालगॉर्ड थर्ड।